नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। ये शो आपके सवालों, आपकी क्वेरीज से जुड़ा हुआ है और आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। सबसे पहले वो तरीका जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल हमें अलग अलग जरिए से भेज सकते हैं। स्क्रीन के एक हिस्से में आप एक नंबर फ्लैश होता देख रहे हैं। इस पर फोन करके, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इन 3 तरीकों से आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो हमारे फेसबुक पेज, एक्स यानी ट्विटर हैंडल और साथ ही फेसबुक पे भी अपने सवाल हम तक का पोस्ट कर सकते हैं। हम आपके सवालों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से शो में शामिल करते हैं। और आपको बता दें कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मार्केट एनालिस्ट निमेश ठाकर और द स्ट्रीट के कुणाल रामभिया दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। तो सुस्त शुरुआत के बाद बाजार पर अब जो है वो दबाव बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं कि 21,700 के ऊपर बाजार की शुरुआत तो हुई, लेकिन अब जो है वो 21,600 के थोड़ा ऊपर इस वक्त बाजार। हालांकि जो मार्केट ब्रेथ है उसमें आपको प्रेशर ज़रूर लाल निशान में जो है गिरने वाले स्टॉक ज़्यादा नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो इन सब के बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब है बना हुआ है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे आ चुका है। तो जिस तरह से हम फिलहाल देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इस वक्त प्रेशर इन पर बनता हुआ, जो बिकवाली है वो आईटी और बैंकिंग सेक्टर में दर्ज की जा रही है। इसके अलावा हम ऑटो सेक्टर के कुछ स्पेसिफिक जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी प्रेशर देख रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आज तेज़ी नज़र आ रही है। फार्मा इंडेक्स की बात करें तो आज जो है वहां पर भी तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक, सीमेंट स्टॉक, ऑटो स्टॉक्स पे भले प्रेशर हो लेकिन ऑटो इंस्टलरी यहां पर चल रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ज़रा बताइए बाजार को यहाँ से किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या दबाव अभी और बढ़ सकता है या ये करेक्शन आगे की तेजी के लिए एक बेस बना रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रशांत जी, अगर हम बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी भी बुलिश ही है। इनफैक्ट आप 21 दिसंबर के लेवल की बात करिए तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करीब करीब 21,100 के लेवल पे था, और या 2 दिन पहले इनफैक्ट यस्टरडे हमने हाई देखा 22,000 के पास। सो ये जो एक रीसेंट रैली भी जो है, इसके सामने ये छोटी सी गिरावट आना बहुत ही जरूरी होता है। मार्केट का एक जो ट्रेंड होता है हायर टॉप हायर बॉटम, वो बनना बहुत जरूरी है। और मार्केट ओवरबॉट जोन में चल रहा है और बहुत ही शानदार तेजी है, वो तो हमें सभी पता है। बट ये जो करेक्शंस आते हैं वो भी जरूरी होते हैं सो दैट वी कैन बाय द क्वालिटी काउंटर्स लिटिल लोअर। सो अगर हम लेवल्स की बात करें तो प्रेजेंटली फ्यूचर्स 21,720 पे चल रहे हैं। आई थिंक निफ्टी के फ्यूचर्स का सपोर्ट लेवल आ रहा है 21,550, मतलब करीब करीब प्रेजेंट लेवल से और 200 पॉइंट की गिरावट अगर आ जाती है, आई थिंक वो एक अच्छा लेवल होगा जहां पे हम फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट ये जो करेक्शन है इसमें हम स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा प्रीफर करेंगे so that we are not just taken out because of these small corrections in the market. तो ये नज़रिया फिलहाल बाजार पे इस वक्त कुणाल जी का आता हुआ, लेकिन एक बाजार पे नज़रिया हम ज़रा ले लेते हैं कि आखिर स्टॉक्स और सेक्टर्स को लेकर किस तरह का नज़रिया। निमेश जी, ज़रा आप बताइए आपको बाजार में क्या पसंद आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है। यस बैंक में हम देख रहे हैं, कल ही हमने 18 नाउ स्वदेश में इन लेवल्स के बारे में हमारे एक एक्सपर्ट ने राय भी दी थी कि ये अहम लेवल है 24 रुपए के करीब का, जहां से प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है या इन लक्ष्यों को देखा जा सकता है। बताइए ज़रा आपका नज़रिया क्या बन रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए मार्केट में कहावत है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और हिस्ट्री देखें तो जनवरी मंथ जो है वो मार्केट के लिए ऑलवेज वोलेटाइल रहा है। लास्ट वीक भी हम लोग जब मॉर्निंग शो में डिस्कस कर रहे थे अजय जी के साथ, तब ऐसा मेरा मानना था क्लियर कि जनवरी महीना जो है वो इजी नहीं रहेगा और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। और जैसे ही रिजल्ट सीजन स्टार्ट होती है जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा और इंडेक्स के अंदर भी एक वोलेटिलिटी बनी रहेगी। पिछली जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में एक शानदार रैली
निफ्टी के अंदर हम लोगों ने देखे, ऐसी मूवमेंट आने के चांसेस काफी कम है। प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस, जहां पर जैसे रिजल्ट आएंगे स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट होंगे और काफी तक पॉजिटिविटी जो है ऑलरेडी प्राइस के अंदर फैक्टरिंग हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी जो है वो मार्केट के अंदर आइडियल स्ट्रेटेजी रहती है, और जहां पे भी आपका एक अच्छा प्रॉफिट बना है वहां पर पार्शियल प्रॉफिट 10%, 20% या 50% आप प्रॉफिट बुक करके चलिए। आप कैश एंड होल्ड जो है वो लेके चलिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है बेटर अपॉर्चुनिटी री एंटर करने के लिए देगा, तो थोड़ा कोशिश व्यू है मेरा, और मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा संभल के चलना चाहिए आने वाले 1 से 2 महीने के लिए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा अभी फिलहाल सतर्क नजरिया अगले 1 से 2 महीने के लिए बाजार पर, ये निमेश जी की राय। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहले कॉलर को जोड़ते हैं। सोनू है हमारे साथ फतेहपुर से। सोनू गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं आजाद इंजीनियरिंग को, मेरे पास आईपीओ था, तो सर उसको रोक सकता हूँ या मैं निकाल दूँ? अच्छा, आईपीओ के भाव पे आपको लगा था ये स्टॉक? जी ठीक है, ठीक है। चलिए आजाद इंजीनियरिंग पर एक राय देने की कोशिश करते हैं। निमेश जी आप ही बताइए, आईपीओ के भाव पे ये आईपीओ लगा था इनको आजाद इंजीनियरिंग, बताइए क्या करना चाहिए। देखिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज काफी एक्सपेंसिव है, और स्टॉक के अंदर फिर से मोमेंटम आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेटर है कि जैसे मैंने अभी क्लियर बताया कि जहां पर प्रॉफिट अवेलेबल है वहां पर एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। संदीप हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। संदीप गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी शुभकामनाएं। सर मेरे पास आईएफसीआई के 4050 शेयर्स हैं, ठीक है। 22.26 पे। आईएफसीआई के? हाँ जी हाँ, 4050। ठीक है। और सेकंड सर यस बैंक का ही है 4000। ठीक है, किस भाव पे लिया यस बैंक आपने? यस बैंक मिले 22.6 पे। ठीक है, ठीक है। चलिए दोनों पे आपको राय देने की कोशिश करते हैं। सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे को, इंटरडे के बारे में थोड़ा टिक चाहिए कि देखिए हाँ। हम आपसे हमने पहले भी कई बार इस बारे में दर्शकों से गुजारिश की है और एक अपील की है कि ईटी नाउ स्वदेश पर किसी तरह की टिप नहीं मिलती है। हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपके स्टॉक्स पर आपकी राय दे सकते हैं। बाकी जो हमारे स्पेशल सेगमेंट्स होते हैं उनमें हमारे एक्सपर्ट अपना नज़रिया देते हैं, लेकिन हम किसी तरह की टिप इस चैनल पर नहीं दी जाती है। फिलहाल आपके जो स्टॉक्स हैं उन पर एक राय हम दे देते हैं, आईएफसीआई और यस बैंक। कुणाल जी, आईएफसीआई 4000 के ऊपर स्टॉक्स हैं, 22 रुपये इनकी खरीद भाव है, और यस बैंक इन्होंने 22 रुपये पे खरीदा है। बताइए क्या राय होगी। प्रशांत जी, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि आईएफसीआई तो बहुत ही अच्छी रेंज में चल रहा है, इनफैक्ट हायर टॉप हायर बॉटम चले रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप दिसंबर से लेके अब तक की बिहेवियर की देखें, आई मीन प्राइस एक्शन देखें, तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन बन रहा है, और हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हेड एंड शोल्डर बताते हैं, जो एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। बेरिश पैटर्न का मतलब ये तो नहीं होगा डेफिनेटली कि हमें इमीडिएट सेल करना होगा, बट मैं लेवल्स जो इनके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है 27.5। अगर काउंटर 27.5 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेक डाउन देता है तो एक बार इसमें मुनाफा वसूल करके एक बार एग्जिट करने की सलाह होगी। जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़ता तब तक डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं। ये शायद ट्रेंड और भी आगे कंटिन्यू हो सकता है। एक और दूसरा अगर हम स्टॉक येस बैंक के फॉर्मेशन की जी बात करें, जी सो आप इस काउंटर ने रिसेंटली एक अच्छा रैली और रनअप भी बताया है, बट अगर आप हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो दिसंबर 2022 में ये काउंटर करीब करीब 2450 2475 के बीच में चल रहा था, और जो एज ऑफ नाउ इसका रेजिस्टेंस बन के चल रहा है। अब ये वीकनेस वाली मार्केट में आई वुड से थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, एग्जिट कर दीजिए, और अगर ये काउंटर 25 के ऊपर नया ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक बुलिश रैली भी शुरू हो सकती है, तब हम रिविजिट करके फिर से एंट्री करने की सलाह देंगे। ठीक है, तो ये राय आपके दोनों ही स्टॉक पर इस वक्त कुणाल जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। जीएल त्रिवेदी हमारे साथ हैं। जीएल त्रिवेदी जी नमस्कार, नए वर्ष की शुभकामनाएं। उज्जैन से हमारे साथ इस वक्त त्रिवेदी जी जुड़े हैं, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर एक तो यस बैंक का शेयर है 500 शेयर 20.45 रुपए के रेट में खरीदी है। ठीक है, यस बैंक पे तो अभी हमने राय दी, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, तो अभी अच्छा। जो भी हल्का मुनाफा हो रहा है उसको बांध लीजिए।
ये राय अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने दी। दूसरा स्टॉक बताइए। सर IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी जी जी, कितने शेयर हैं इसके आपके पास? 3000 शेयर हैं। ठीक है, और भाव किस पे लिया था आपने? 22 रुपए? भाव भाव 22 रुपए 16 पैसे। ठीक है, तो पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने बहुत ही शानदार लेवल पे इस स्टॉक में खरीदारी की और ये स्टॉक से आपको ज़बरदस्त मुनाफा भी हो रहा है। और रेलवे स्टॉक, रेल इंफ्रा पे जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बुलिश रहे हैं, फिर भी एक बेहतर नज़रिया आपको निमेश जी से दिलाने की कोशिश करते हैं। निमेश जी, IRFC वैसे तो लगातार जो है रेलवे स्टॉक्स को लेकर नज़रिया पॉजिटिव रहा है और इनकी खरीद तो बहुत ही निचले स्तर पे 22 रुपये पे खरीदा इन्होंने, अच्छी खासी क्वांटिटी। बताइए आगे का नज़रिया क्या बन रहा है? एक बेहतरीन फाइनेंस कंपनी है और जिसको जो रेटिंग मिलती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट रेटिंग जो है, वो जब बॉन्ड मार्केट के अंदर पैसा रेज करने चलते हैं तब इक्विवेलेंट रेटिंग मिलती है। जैसे रेल इंफ्रा के अंदर जो स्टोरी है और जिस तरह से गवर्नमेंट एग्रेसिवली रेल नेटवर्क बढ़ाने की बात कर रही है, ट्रेन का वेटिंग खत्म करने की बात कर रही है, और वो भी काफी शॉर्ट टाइम के अंदर, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर जो है वो टारगेट रखा है। मुझे लग रहा है कि काफी इंफ्रा के ऊपर काफी स्पेंड होगा, वो क्लियर एक विजिबिलिटी दिख रही है, और जो इंफ्रा के ऊपर स्पेंड होगा तो काफी कैपिटल राइज भी होगा। मुझे लग रहा है कि आपको आने वाले 2 से 3 साल का व्यू बना के होल्ड करना चाहिए। आप एक लोअर लेवल से एंट्री की है, मुझे लग रहा है कि 2 से 3 साल का व्यू बना के डेफिनेटली आप IRFC के अंदर होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। मुझे लग रहा है कि करीब ना करीब आपको 130 140 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वो लेवल के आसपास एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, बट व्यू ऑल ओवर जो है वो पुलिस है और आप होल्ड कर सकते हैं। जी जी, क्या जो लोग जनवरी 21 में जब इशू आया था तभी उसके बाद ही खरीदे थे मैंने शेयर ये। ठीक है, लेकिन आपको बेहतर नज़रिया मिला है। 2 से 3 साल आप इसे होल्ड कर सकते हैं और आगे जो है वो और ज़्यादा बेहतर लेवल से 120 से 130 तक के लेवल आपको हासिल हो सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो ऑल ओवर बेहतर नज़रिया इस पे बनता होगा। अपने साथ जोड़ते हैं अभिजीत हैं मुंबई से। अभिजीत, गुड मॉर्निंग, नए साल की शुभकामनाएं आपको। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। मेरे पास केशोराम के 653 शेयर्स है, तो मुझे 6 महीने का टाइम है, मैं होल्ड कर सकता हूं। और उसमें और एक न्यूज आई थी कि अल्ट्राटेक के शेयर पे 52 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा करके, इनका कुछ सीमेंट बिजनेस वो लोग ने ले लिया है करके। जी। तो ये मुझे क्लैरिफिकेशन आपने किस भाव पे खरीदा ये स्टॉक? 78 पे। तो पहले तो आपको बधाई, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तर पे आपने इस स्टॉक में एंट्री की है। तो आप अभी आगे कितने महीने का नजरिया चाहते हैं? 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ स्टॉक से। ठीक है, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। कुणाल जी, केशोराम इंडस्ट्रीज शानदार लेवल पे एंट्री की है 78 रुपए पे। बताइए क्या नजरिया बन रहा है 6 महीने के लिए, इनको राय दीजिए। प्रशांत जी, इस काउंटर में अगर आप देखिए तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बना था करीब जुलाई 2023 में, और जब इसका पहला ब्रेकआउट देखने मिला था चार्ट पे 83-85 लेवल्स पे, हमारे व्यूअर का जो एंट्री लेवल है वो ब्रेकआउट से बराबर पहले है और बहुत ही शानदार एंट्री थी। इसके बाद ये काउंटर क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम बना के चल रहा है। इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखिए अक्टूबर से लेकर अब तक एक भी नेगेटिव वीकली कैंडल नहीं है। काउंटर सीधा 77 से 180 तक आ चुका है। सो यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली एक्सपेक्ट करना लॉजिकल है, बट ट्रेंड में स्ट्रेंथ तो बहुत ही अच्छी है। सो अगले 6 महीने का नजरिया होगा तो डेफिनेटली इस काउंटर में बने रह सकते हैं। और जो टारगेट लेवल मैं देख रहा हूँ चार्ट पे, वो है करीब 220 से 225, और ये लेवल्स जो है वो फरवरी 2010 में देखने मिले थे। सो जो एक रेजिस्टेंस बनेगा और फॉर टाइम बिंग हमारा टारगेट भी बनेगा। सो फॉर टाइम बिंग बने रहे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा 145 150 के लेवल का। अगर काउंटर वहां पे आता है तो फिर से एक बार एक्सपर्ट व्यू लेके नई पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए और टारगेट रखिए 220 का, और इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिए, और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो अगले 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं 200 के ऊपर के लक्ष्यों के लिए। बढ़ते हैं आगे। गुरदेव सिंह गुरुग्राम से। गुड मॉर्निंग गुरदेव जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? HBL पावर के पड़े हुए हैं 100 शेयर, 17-18 रुपए के हिसाब से खरीदे हुए हैं सर। ठीक है। तो सर उसको अब कब बेचें, क्या करें बताओ जरा। ठीक है। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि बहुत ही आपने कम लेवल पे से ख़रीदा है। क्वांटिटी भले कम है लेकिन मुनाफा आपको होता हुआ। आगे कब तक रुक सकते हैं, अगर हम जानना चाहें? पूछना चाहता हूँ आपसे, कब तक रुका जाए?
अगर पैसे की ना जरूरत हो तो बैठे रहें सर। ठीक है, चलिए कुणाल जी जरा बताइए, एचबीएल पावर, जी हाँ, 18 रुपए की खरीद है, कब तक रुका जा सकता है इसमें? पहले तो इन्होंने शेयर्स जो परचेज किए हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे किए हैं। इनफैक्ट बस यहाँ पे हमें ये शेयर को पड़े नहीं रहने देना है, हमें इसे ट्रेल करना है और इसे एंजॉय करना है रैली। आई थिंक ये जो रैली चार्ट पे दिख रही है इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा 370 का। आई थिंक 370 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में अगर बने रहते हैं तो ऊपर की बाजू आई थिंक 550 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है, बट हमें ये नहीं पता कि ये ट्रेंड कब रिवर्स होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वुड बी अ लॉजिकल अप्रोच, इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 380 का सजेस्ट करते हैं। रहने की सलाह आपको एचबीएल पावर में, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। गुरप्रीत सिंह है पंजाब से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। गुरप्रीत, गुड मॉर्निंग, नए साल की शुभकामनाएं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी सर, मेरे को भी ना जियो फाइनेंस के मेरे पास शेयर हैं, 50 शेयर हैं, 231 की बाइंग है। ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई आगे जाके कोई मूव आ सकता है यहाँ? चलिए, वैसे तो हमने इस पे कल एक राय दी थी और पॉजिटिव राय ही थी, लेकिन इस लेवल से आप देखते हैं, कोई नजरिया आपका कब तक रोक सकते हैं आप? 6 मंथ 1 ईयर इवन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निमेश जी जरा बताइए, जियो फाइनेंशियल 231 की खरीद है, 6 महीने से लेके 1 साल तक का नजरिया। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए व्यू हमारा बुलिश है, क्योंकि कंपनी जो है पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट के अंदर, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग एंड अदर सेगमेंट्स के अंदर जो है वो टारगेट करेगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रिलायंस रिटेल की रीच काफी बड़ी है, कस्टमर के पास डेटाबेस जियो का भी एक काफी बड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि उसका एक जो है वो एडवांटेज कंपनी को मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली 6 महीने के व्यू से नहीं, बट एक लॉन्ग टर्म नजरिए से काउंटर को होल्ड करना चाहिए। फिलहाल ये व्यू बुलिश है, और मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी फिलहाल 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपको 280 से 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू मेरा बुलिश है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 280 के 300 लेवल के आसपास आए तब फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। 300 तक के लक्ष्य यहाँ हासिल हो सकते हैं। एक बार फिर ईटी नाउ स्वदेश को कॉल कीजिए उस लेवल पे और हमसे रिव्यू लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। शाहिद हुसैन का सवाल हमारे पास आया है गोरखपुर से। स्पाइस जेट के इनके पास 1500 शेयर हैं, 67 रुपए के भाव पे इन्होंने इस शेयर में एंट्री ली है। फिलहाल इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। चलिए आगे का नजरिया लेते हैं। निमेश जी, आप ही बताइए स्पाइस जेट में क्या किया जाए? देखिए, अभी स्पाइस जेट के अंदर देखें तो काफी इश्यूज कंपनी के अंदर चल रहे हैं, और जब तक ये इश्यू सेटल्स नहीं होंगे तब तक फिर से ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करना जो है वो डिफिकल्ट है। मेरा मानना है कि आपको इसको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया देना पड़ेगा, और अगर फिर से वहां से कंपनी रिव्यू होती है, जो कुछ भी चैलेंजेस है वहां से कंपनी उसको आगे बढ़ती है, तो एक रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। बट अगर आपको एविएशन स्पेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा मानना है कि इंडिगो जो है वो बेस्ट कंपनी है। ये लेवल पे भी आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाय करने का ट्राई कर सकते हैं, बट स्पाइसेस के अंदर मुझे लग रहा है कि उसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, और नियर टर्म में आउटलुक जो है वो क्लियर नहीं है ड्यू टू न्यूज फ्लो, तो मैं आपको जो है वो एक बार एग्जिट करने की राय देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है ऑप्शन का चैंपियन, जिसे बताने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी बताइए, आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? ऑप्शन का ट्रेड है वो बेयरिश साइड का बनता है। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में हमें एक सेल ऑफ यहाँ पे देखने ही मिला है। टाटा कंज्यूमर का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मुझे वीक साइड पे लग रहा है। 1100 के पास इसकी जो कॉल ऑप्शन है उसकी अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो आपको 1080 का यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद के इसको ट्रेड करना है। ये कंडीशनल कॉल रहेगा मेरी तरफ से कि आपको लेवल स्पेसिफिक इसमें काम करना रहेगा। 1080 का पुट ऑप्शन 27 से 28 रुपए जब आता है तब आपको इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस 19 का मेंटेन करना है, और टारगेट इसका जो है वो 45 का रहेगा। मैक्स गेन इसमें आपका 15,300 होगा, और मैक्स लॉस इसमें 8100 का हो सकता है। जब 1080 का लेवल ब्रीच करता है तब आप इसको लोअर साइड पे बेयरिश साइड पे ट्रेड करें।
ये है ऑप्शन की रणनीति ध्वनि जी की ओर से। अहम लेवल्स आपको एक हिस्से में हम बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि जी इस अहम रणनीति के लिए। फिलहाल अपने सभी एक्सपर्ट निमेश जी और इसके साथ ही कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।